नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का जो क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए प्राइमरी टेट जो होता है उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि होती है उसके 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिए कि आपको इस 30 में से कितने के जवाब आते हैं, कितने के आंसर आपको आते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप सचमुच शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई विकास या उन्नति नहीं होती तो उसको क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो उसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है साथियों, बी होगा। उसको सीखने का पठार का बोला जाता है, सीखने का पठार कहा जाता है जब सीखते समय एक ऐसी अवधि आती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सीखने का पठार। ठीक है साथियों, इसको याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? मानव में, ह्यूमन बॉडी में या हमारे मानव शरीर में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? पेयर पूछ रहा है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। 23 जोड़े होते हैं और कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नंबर थर्ड देखते हैं साथियों। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? ठीक है, ये 2017 के प्राइमरी टेट में ये क्वेश्चन आया था। मानसिक आय गुणे वास्तविक आय होगा साथियों, यहाँ पे गलत हो गया है। मानसिक आय बटे वास्तविक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, और डी क्या है साथियों? वास्तविक आय गुणे मानसिक आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, मानसिक आय। इसको लिखते हैं एम ए अपान सी ए इंटू 100, ये फार्मूला है साथियों। ठीक है, मानसिक आय मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज जो होती है, वास्तविक आय गुणे 100 है इसका फार्मूला। और इसको विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड विने ने दिया था, इसका प्रतिपादन किया था। कौन किया था इसका प्रतिपादन? विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड विने ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या है साथियों? एम ए अपान सी ए इंटू 100। नंबर 4 पे है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है साथियों, किसने किया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बीएफ स्किनर ने। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो हुआ था इसका प्रतिपादन किसने किया है? बीएफ स्किनर। ठीक है, जिन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, स्किनर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नंबर 5, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, ट्राई एंड एरर थ्योरी है साथियों। जो ये किसने दी है? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। ये तो बहुत फेमस है, आप अच्छे से जानते होंगे। कौन दिया है इसको? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, जो उनका बिल्ली के ऊपर प्रयोग था। ठीक है, उसी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? किसने इसका प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्धि की तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है इसके प्रतिपादक कौन है? ठीक है साथियों, देखिए इसमें कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा कैटेल। बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है इसके प्रतिपादक कौन है? कैटेल है। ठीक है साथियों, कैटेल जी हैं इसके प्रतिपादक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नंबर 7, कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? कोहलर जो इनसाइट थ्योरी दिए थे,
सूझ का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिए थे वो किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? जो इनकी थ्योरी थी, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, वो किससे संबंधित था? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है साथियों, किससे संबंधित था? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कोला किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। नंबर 8 साथियों, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। अधिगम के पठार मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे क्या होता है, अधिगम की ऐसी अवधि जहाँ पे अधिगम नहीं हो पाता है, रुक जाता है, अधिगम रुक जाता है, उसमें उसका कारण नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, विद्यालय का असहयोग। ये कोई अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बाकी हो सकता है जैसे प्रेरणा में कमी आ गई तो अधिगम में दिक्कत आएगी, सीखने में प्रॉब्लम होगी। शारीरिक सीमा में ही होता है, और ज्ञान की सीमा, ज्ञान अगर बहुत ज़्यादा बहुत टफ हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है सीखने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नंबर 9 पे है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, मानसिक उद्वेलन एक प्रकार से जो मानसिक प्रोसेस होता है, मानसिक जो एक प्रकार से कहते हैं मानसिक क्रिया जो होती है, उसका प्रयोग निम्न से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, डी समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? समस्या समाधान, डी होगा इसका। ठीक है, समस्या समाधान। ठीक है, इसको अलेक्स एफ आसवन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में इसको बताया है। ठीक है, कि मानसिक उद्वेलन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं? समस्या समाधान के लिए करते हैं। इसको याद रखिएगा। नंबर 10 है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? मतलब सीखने की एक परिभाषा है साथियों, और ये किसके द्वारा दी गई है वही पूछ रहा है। गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोनबैंक। तो ये परिभाषा किसकी है? गेट्स एवं अन्य की है। बहुत ही फेमस परिभाषा है, इसको याद रखिएगा कि अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, ये किसका कथन है? गेट्स एवं अन्य का कथन है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं साथियों, आगे है नंबर 11 पे क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। ठीक है साथियों, गोलमैन का पूछ रहा है। ठीक है, गोलमैन का सिद्धांत क्या था? संवेगात्मक बुद्धि पे इनका थ्योरी थी साथियों। इनकी एक पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इसको याद रखना। ठीक है, नंबर 12 पे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ठीक है साथियों, किसका करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण क्या है साथियों? ये बुद्धि का परीक्षण है। ठीक है, इसके द्वारा बुद्धि मापी जाती है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऐसे ही साथियों, नंबर 13 पे है साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन ए क्या है? फ्रायड, बी जुंग, सी मन, और डी क्या है? आलपोर्ट है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल जुंग, जिनका पूरा नाम था। उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, कार्ल जुंग। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, नंबर 14, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत, अधिगम अवयवों का सिद्धांत, ड्राई रिडक्शन थ्योरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है साथियों, ये तीनों थ्योरी जो ऊपर
ये साथियों अधिगम से संबंधित है, ये भी अधिगम से संबंधित है, और सामान्यीकरण का सिद्धांत भी अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन ड्राई रिडक्शन सिद्धांत ये क्या है साथियों, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, ड्राई रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं साथियों, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, न्यूनतम स्तर है। ठीक है साथियों, ब्लूम, आप नाम सुने होंगे, ब्लूम का उन्होंने छह स्टेजेस बताई हैं जो ज्ञान की प्राप्ति हम लोग करते हैं। तो उसी में पूछा है कि जो न्यूनतम स्तर है, सबसे निचला वाला स्तर कौन सा है। ठीक है, जैसे बोध मतलब समझ हो गई, ये भी अनुप्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग करना, विश्लेषण, सोचना उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, एनालाइज करना। तो इसका सबसे न्यूनतम स्तर क्या होता है, ज्ञान साथियों। जैसे रट लेना, छोटे बच्चे किसी चीज़ को रट लेते हैं, उनको समझ नहीं होती। तो जो ब्लूम ने दिया था अपना संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सिद्धांत दिया था, जो बोला था उन्होंने, उसमें सबसे न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान का स्तर है। ठीक है, ज्ञान का। नंबर 16 पे साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। ठीक है साथियों, इसका अभी जैसे आर्थिक तत्व भी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक तत्व भी करता है, वंशानुगत तत्व करता है। लेकिन जो आंसर आया था, ठीक है, जो आंसर लगाया गया था बोर्ड ने, जिस आंसर को माना था, उसका राइट आंसर साथियों क्या था, बी। ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला। ठीक है, अब एक प्रकार से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जुड़ी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, सामाजिक परिवेश जन्य कारक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो बच्चे के सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे इसे देखते हैं साथियों, नंबर 17 पे है साथियों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी कोई भी अधिगम अंतरण का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसमें क्या होता है, एक समान कोई चीज़ सीखी रहती है, फिर उससे कोई श्रेष्ठ, उससे थोड़ी उच्च जो चीज़ होती है, जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो मोटर बाइक चला रहे हैं, उसमें भी 2 टायर है, उसमें ब्रेक है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा उच्च चीज़ें सीखते हैं उसमें। ठीक है, उसी के समान रहता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। ठीक है साथियों, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध। ठीक है साथियों, तो इसमें पूछा है कौन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी, द्रुतगामी विकास का नियम। क्योंकि जो ह्यूमन की बॉडी होती है साथियों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कोई बहुत तेज़ी से होता है, कोई बहुत स्लो से होता है, धीमे से होता है। तो एक नियम क्या हो जाएगा, यही तेजी वाला, द्रुतगामी मतलब तेजी से विकास जो होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रूल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है साथियों, निरंतर विकास का सिद्धांत ये तो है साथियों, विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी है, और इसमें कौन सा नहीं है साथियों, तो ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। ठीक है साथियों, यह कथन किसने दिया है। ठीक है, गेसेल ने, हॉलॉक ने, मेरेडेथ ने, डगलस और होलैंड ने। ठीक है साथियों, डिफिनीशन जो होती है उसको रटना पड़ता है, और रटना पड़ता है या उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, गेसेल की ये परिभाषा है। गेसेल ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं साथियों,
नंबर 21 पे मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है और 14 प्रकार बताए हैं, 14 टाइप बताए हैं, ठीक है। ड्रेवेल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जिसमें से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये 14 टाइप की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो मैकडूगल को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ठीक है साथियों, ये डिफिनीशन है और यह कथन, ये अटेंशन जो अवधान होती है उसकी डिफिनीशन है, बताया है, किसने बताया है, डम्बिल का है, रास का है, मन का है कि मैकडूगल का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रास की ये डिफिनीशन है साथियों। रॉस जो है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे आगे देखते हैं साथियों, 23 निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है साथियों, ये तीनों जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, ट्राई एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था, उसमें तीनों के ये तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था। ये जो मुख्य नियमों में ये नहीं था, कौन सा, बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। नंबर 24, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किसने बनाया था, हिंदी में यह डॉक्टर एस जलोटा ने बनाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है, मतलब सही नहीं है साथियों, कौन सा युग्म है, जो युग्म है, ठीक है, पेयर है साथियों, वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे युग्म हो गया है, इसको काट लीजिए। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, BF स्किनर। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव। सीखने का समग्र सिद्धांत, ठीक है, ये हल ने नहीं दिया था इसको। ठीक है, ये शिक्षा का दर्शन से लिया गया है। ठीक है, इसको हल ने नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नंबर 26 पे साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, ग्रंथियों के आधार पे। ठीक है साथियों, तो एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने ग्रंथियों के आधार पे वर्णन किया है, व्यक्तित्व को बताया है। कौन थे वो, क्रेस्मर, यूग ने, कैनन ने, स्पेंजर ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्रेस्मर। ठीक है, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेस्मर। ठीक है, नंबर 27 पे साथियों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्विकारक, दो तत्व को बताया था, आप लोग को याद होगा, जी फैक्टर, एस फैक्टर, किसने बताया था, स्पीयरमैन ने। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, स्पीयरमैन ने बताया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नंबर 28, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है साथियों, फादर ऑफ जो आपका क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, सृजन शास्त्र, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी साथियों। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा है इनका नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रख लेना, यहाँ पे स्टार आप लगा लीजिए। ठीक है, नंबर 29 पे, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, कोल, योमब्रुस का, ड्रेवर का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। देखिए साथियों, जो भी डिफिनीशन होती है, देखो साथियों, जो भी डिफिनीशन होती है तो उसको थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे
ये क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि डिफिनीशन नहीं याद होती है, सबको भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं साथियों। नंबर 30, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना, ठीक है साथियों, विद्रोह, ठीक है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, मध्य किशोरावस्था में। ठीक है साथियों, तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने मध्य किशोरावस्था जो है उसको बोला है, क्या बोला है, विद्रोह की भावना इसमें पाई जाती है साथियों। जिसकी आयु बताया उन्होंने, क्या बताया, 13 साल से लेके 15 साल तक। ठीक है साथियों, और एक किशोरावस्था तो होती, किशोरावस्था तो जानते हैं, विलियम हॉल ने बोला है, क्या बोला है, आंधी तूफान की अवस्था बोला है, लेकिन यहाँ पे विद्रोह की भावना के लिए मध्य किशोरावस्था, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बोला है कि मध्य किशोरावस्था जो होती है उसमें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे, आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा कितने आपके इसमें से सही हुए थे। और अगर अच्छा वीडियो लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा आप। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है साथियों, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।